हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। आज हम लोग जैसे कि आपको पता है कि ज्योग्राफी का पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट आपको 2 एमसीक्यूज़ की वीडियोस मिल चुकी हैं एंड आपका एमसीक्यूज़ पर रिस्पांस देखकर या आपकी जो जिस तरीके की आपकी प्रिपरेशन है उसको देखकर मैं बहुत खुश हूं एंड मैं उम्मीद करता हूं गाइस आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही तरीके से चल रही हो। नाउ आज हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट करने वाले हैं, दैट इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बहुत सारे बच्चों का इस पे रहता है कि क्लाइमेट उनको समझ नहीं आता है एंड गाइज मैं कोशिश करूंगा आज आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया को समझाने की। क्या रहता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया में, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, प्रॉपरली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको वीडियो सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड फर्दर गाइज एमसीक्यू जब क्लाइमेट के आएंगे तो आपकी जितनी भी डाउट्स होंगी वो उसमें कवर अप हो जाएंगे। सो गाइज चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज हम लोग जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले क्लाइमेट ऑफ इंडिया को समझाने से पहले आपको 2 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, दैट क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सो सबसे पहले क्लाइमेट क्या होता है एंड देन वेदर क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिकॉज इन पे क्वेश्चन नहीं रहता है बट सिर्फ अपने जनरल नॉलेज के लिए आप इसको लर्न कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं प्रॉपरली आपके लिए लेकर आया हूँ। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट का मतलब होता है, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ, किसका बोल रहा है ये, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। ठीक है, वेदर कंडीशन अगर आप देख रहे हो किसी भी एरिया की, उसकी सम टोटल निकालो। वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी एरिया के वेदर की अगर आप कंडीशन को या वेरिएशन को लेते हो, उसका सम टोटल करते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका क्लाइमेट। याद रखिएगा क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या हो रही है, सम टोटल ऑफ किसका, वेदर कंडीशन वेरिएशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आप लेते हो तो हम लोग उसको कहते हैं क्लाइमेट। जैसे हम यहां पर मोर देन 30 ईयर्स की बात कर रहे हैं, 30 सालों से ज्यादा आप जब भी किसी एरिया के वेदर को स्टडी करते हो और उसके अंदर जो चेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं या जो इनके अंदर की कंडीशंस हैं उनको स्टडी करते हो तो हम उस स्टडी को क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं वेदर की, तो वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, आपके एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर कोई चेंज आना। ठीक है, देखिए स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट, कभी आप देखते हो ना, कभी धूप है तो कभी बादल है, कभी छांव है, कभी क्या चल रहा होता है, तो एटमॉस्फेयर में कोई ना कोई चेंज आते रहना। ठीक है, तो इसको आप शॉर्टर पीरियड के लिए याद रख सकते हो ना, कि आप जब शॉर्टर पीरियड के लिए वेदर किसी भी एरिया की कंडीशन को स्टडी करोगे तो आप वेदर कह दो, सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहेंगे, और उसी को अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टडी करते हो तो हम उसको आपका क्लाइमेट कहेंगे। ये आपको जो है छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी बुक्स पर मिलेंगे ऐसे टर्म्स, लेकिन चलिए जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लाइमेट को स्टडी कर रहे हैं वो इनको पढ़ लें तो उनके लिए ज्यादा सही है। अब बात करें एलिमेंट्स, अगर हम देखें वेदर और क्लाइमेट के, तो दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं, या ये वर्ड्स आपको अक्सर क्लाइमेट या वेदर जब आप पढ़ रहे होते हो किसी भी एरिया का, तो आपको ये वर्ड्स जो हैं अक्सर यहां पर सुनने को मिलते हैं। जैसे टेम्परेचर, जैसे हम कहते हैं टेम्परेचर का घटना और बढ़ना, इतने डिग्री टेम्परेचर है, इतने डिग्री वो है ना, टेम्परेचर आप जरूर सुनते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्ड आप सुनने को मिलता है, आपको विंड का नाम सुनने को मिलता है, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन का नाम जो है आपको सुनने को मिलता है। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये हैं एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट है। ठीक है, सो इनको याद रखिएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेटिक, तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन जो होता है ये एलिमेंट्स होते हैं किसके, आपके वेदर और क्लाइमेट के। क्लियर है? आई होप यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए इंडिया का जो क्लाइमेट है, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन कह रहा है, अगर आपको बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इंडिया का जो मॉनसून है वो किस टाइप का है। सो अगर हम देखें तो इंडिया में जो क्लाइमेट है वो कैसा है, जो हमारा क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है, और कौन सा, सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप। ठीक है, अगर कभी कभी पेपर में ऐसा भी पूछा जाता है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो इंडिया का क्लाइमेट आपको याद रखना है मॉनसून टाइप का है। ठीक है, तो ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि दैट इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मॉनसून टाइप है। अब आप बार बार ये मॉनसून 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 सुन रहे हो, ये मॉनसून है क्या, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके बारे में अच्छे से जान सकोगे। अब जो मॉनसून वर्ड है
कभी कभी इसके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। मॉनसून वर्ड जो है वो अरेबिक वर्ड से ड्राइव हुआ है, मौसीम, जिसका मतलब होता है मौसिम एक्चुअली, जिसका मतलब होता है सीजन, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली सीजन है। मॉनसून जो है वो क्या है, एक सीजन है। मौसिम वर्ड जो है अरेबिक वर्ड है, उससे ड्राइव किया गया है। और मॉनसून को हम रेफर करते हैं सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग एन ईयर, एक साल में हवाओं की डायरेक्शन का चेंज होना, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हवाएं कहां चेंज हो रही हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। हवाएं कैसी शिफ्ट हो रही हैं, इनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी जगह, चाहे आप अमेरिका का देख लो, इंडिया का देख लो, अफ्रीका का देख लो, या किसी भी एरिया के क्लाइमेट को आप स्टडी करते हो, तो आप 6 जो मेजर कंट्रोल जो हैं उनको 6 एलिमेंट्स हैं या 6 ऐसी चीजें हैं जिनको आप स्टडी करते हो, जैसे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुंदर से आप कितने दूर हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ओशन करंट्स आता है, रिलीफ फीचर आता है। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं किसी भी एरिया के क्लाइमेट को, किसी भी एरिया के क्लाइमेट को। इन ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर की ये जो लाइन दिख रही है, दैट इज लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशनिक करंट्स, ये सारे के सारे जो होते हैं ये गाइस अफेक्ट करते हैं किसी भी एरिया के करंट को। अगर मैं आपको इन चीजों को समझा दूं ना, मैं आपको कह सकता हूं आप इंडियन क्लाइमेट को फटाफट आप जो है वो पढ़ लोगे। आप बोलोगे कि सर ने जो है ये चीजें समझाई थी, एंड इन्हीं को हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। जब हम कल आपका जो लाइव सेशन रहेगा उसमें मैं फिर यही चीजें आपको रिपीट करूंगा विद रेफरेंस टू इंडिया। मैं आपको बताऊंगा, बताओ जो मैंने कल पॉइंट्स बताए थे आपको उसमें से कितनी चीजें समझ आई और कितनी नहीं आई। सो पहले आज के वीडियो लेक्चर में हम लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम को जो है डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ओशन करंट्स को देखेंगे, रिलीफ फीचर को डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसकी तरफ, लैटिट्यूड की तरफ। कि लैटिट्यूड का समझने की कोशिश करते हैं कि लैटिट्यूड का क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। गाइस मैं अभी इंडिया के ऊपर नहीं आया हूं, मैं जनरल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आपका लैटिट्यूड आपके क्लाइमेट पर, आपका एल्टीट्यूड आपके क्लाइमेट पर, आपके प्रेशर आपके क्लाइमेट पर जो है वो इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं। मैं नीचे नहीं समझाऊंगा। हाँ, जो बच्चे जो आपका वो बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो इसका एक बार फोटो जो है वो ले लें, ताकि उनका जो भी लेक्चर्स जो उनका वो बन रहा है, आपके नोट्स जो आप बना रहे हो वो प्रॉपर्ली बन सके, ठीक है। सो आई होप कि अभी आप जो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया हो। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो आपके किसको, लैटिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लैटिट्यूड क्या कहता है ये, इसको हम डायग्राम के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं रेड पेन ही यूज करूंगा। देखिए समझिए इसको, ये आपकी अर्थ है, कुछ गोल शेप में है एंड स्फेरिकल भी हम इसको कहते हैं, अंडे की शेप में, ओवल शेप में भी कहते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसकी एक लाइन ले लूं, यहां पर मैं एक इमेजिनेशनरी लाइन ले रहा हूं, इमेजिनरी लाइन ले रहा हूं, इसको मैं कहता हूं ये आपकी इक्वेटर है। क्या है ये, आपका इक्वेटर है। ये मेरी बात याद रखिए, इक्वेटर है ये, ठीक है। इसी इक्वेटर के ऊपर जो आप लाइन ले रहे हो दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट वी हैव द अनदर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपको पता होना चाहिए, ये लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज इक्वेटर एंड इट इज आपका यहां पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ रहा है। ये चीज आपको समझ आ गई। चलिए इसको कंफ्यूजन के आपको क्लियर करने के लिए मैं काम कर लेता हूं। इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, दिस लाइन क्या है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर हुआ ये चीज आपका, ये चीज आपको समझ आ गई फिलहाल। तो यहां पर आपका एक और सर्कल होता है, ठीक है, आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल भी हम इनको कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, जैसे ये आपका आर्टिक सर्कल है एंड दिस इज अंटार्कटिक सर्कल,
आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। सो ये जो लेटी हुई लाइंस है ना अर्थ के ऊपर, जो हमने इमेजिनरी लाइंस जो ड्रॉ की हुई है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं आपका लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। अब आप सोच रहे होंगे कि लैटिट्यूड का क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो समझिए इस चीज को। देखिए ये आपका सन है, ये मैं कहता हूं ये आपका सन है, यहां से सूरज की गर्मी जो है वो आएगी। आपको एक बात याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो सन रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है कहां पर? आपके इक्वेटर के ऊपर। जो सनलाइट है वो सबसे ज्यादा डायरेक्ट आप कहो तो सबसे ज्यादा हीट जो कह दो आप, तो कहां पर होगी? इक्वेटर पर होगी। ये पोर्शन जो है वो सबसे ज्यादा जो है क्या होगा? गर्म होगा, इक्वेटर वाला। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो कंट्री इक्वेटर के पास में होगी, इधर पे मान लो ये कंट्री है, ये कंट्री कैसी होगी? और जो कंट्री इधर होगी उसका अलग सिस्टम होगा, इधर जो कंट्री होगी उसका अलग, इधर जो कंट्री होगी उसका अलग क्लाइमेट होगा। कैसे? अब मैंने बोला आपको कि इक्वेटर पर सन रेज डायरेक्ट पड़ती है, इट मींस इक्वेटर जो है वो सबसे ज्यादा गर्म होगा क्योंकि वहां पर सनलाइट बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही है। तो जो कंट्री इक्वेटर के पास होगी वहां पर ऑब्वियसली गर्मी ज्यादा होगी, एंड थ्रू आउट द ईयर जो है वहां पर गर्मी रहने के चांसेस हो सकते हैं। चांसेस क्या रहते हैं? ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जो कंट्री इक्वेटर से जितना दूर जा रही होगी उस कंट्री का क्लाइमेट उतना ही अलग होगा, उधर पे गर्मी कम। जैसे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हमारा जो इक्वेटर है वो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मींस कि इंडिया के ऊपर जो एरिया है देखो ट्रॉपिक्स में पाया जा रहा, और ये जो एरिया है नीचे वाला साउथ वाला वो इक्वेटर के पास होने की वजह से हमारे जो साउथ ऑफ इंडिया है वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। एज कंपेयर टू नॉर्थ ऑफ इंडिया आप चले जाओ तो इधर का और इधर का टेंपरेचर कितना अलग है ये आप इस डायग्राम से भी पता कर सकते हो। आई होप आपको लैटिट्यूड का मजा जो है समझ। अब वहीं पर जो कंट्री इधर होगी उधर पे गर्मी ज्यादा बल्कि ठंड जो है वो ज्यादा होगी क्योंकि ये पोल्स पर है। तो पोल्स पर आपको पता है सबसे ज्यादा ठंड होती है। सो जो कंट्री पोल्स पर होंगी, हालांकि पोल्स पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ इम्पॉसिबल है, लेकिन जो कंट्री पोल्स के जितने पास होगी है ना वहां पर उतनी ठंड होगी, गर्मी कम होगी। जो इक्वेटर पर होगी उधर पे ज्यादा गर्मी होगी और वहां पर सर्दी जो है वो कम होगी। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि आपके ट्रॉपिक्स जो आपके लैटिट्यूड है वो लैटिट्यूड आपके क्लाइमेट पर किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। क्या है? आपका जो क्लाइमेट है वो आपके इक्वेटर या लैटिट्यूड जो है वो आपका इक्वेटर पर कैसे जो है वो अफेक्ट करता है, ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। अब जब हम इंडिया में आएंगे, जब हम इंडिया की जो डिस्कस करेंगे तो मैं इंडिया में आपको कहूंगा कि भाई साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इंडिया का अगर हम लैटिट्यूड से देखें तो इंडिया के क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बता दोगे कि सर इक्वेटर से इंडिया काफी दूर है, सिर्फ इंडिया की कुछ स्टेट इक्वेटर पर है, नजदीक है, इसलिए इंडिया की आधे स्टेट में गर्मी ज्यादा होती है। एज कंपेयर टू नॉर्थ ऑफ इंडिया हमारी गर्मी कम होती है, वहां बर्फ भी पड़ती है, वहां सर्दी ज्यादा भी होती है। क्यों? क्योंकि वो देखिए इक्वेटर से कितना दूर है। तो ये पॉइंट आपको ऐसे समझना है। देखिए यहां पर मैं ये चीज समझा रहा हूं, ये चीज आप इंडिया के साथ अगर मैप को लेकर लगाते जाओगे ना एक एक पॉइंट को, लैटिट्यूड के हिसाब से आप इंडियन क्लाइमेट अभी तक समझ चुके हो कि अगर इंडिया में आधे स्टेट्स में गर्मी ज्यादा क्यों होती है और आधे में गर्मी कम क्यों होती है, ये आप यहां से जो है वो पता लगा चुके होंगे। एंड आई होप गाइज कि आपको ये पॉइंट जो है वो समझ भी आ गया होगा। अगर नहीं आ गया है कोई बात नहीं, कल जब लाइव सेशन होगा तो कल आप लाइव सेशन में मुझसे फिर से पूछिएगा एंड मैं कोशिश करूंगा आपको इन क्वेश्चंस ये जो आपके टॉपिक्स हैं इनको समझाने की। अब देखिए जरा पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया में मिडल ऑफ द कंट्री से निकलता है, दैट इज रन ऑफ द कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम इन द ईस्ट। ये आपको पता ही है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री जो है हमारी साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आती है, बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ एंड ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक एरिया। देयरफॉर इंडिया का जो क्लाइमेट हैज एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इंडिया में आपके लैटिट्यूड की वजह से। क्यों? क्योंकि बोलता हमारा जो इंडिया है उसको डिवाइड करती है लाइन, तो हमारे इंडिया में आधा एरिया ट्रॉपिक्स में आता है, आधा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में आता है। होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसके बाद देखो लैटिट्यूड आपने समझा। नेक्स्ट जो आपको मैं समझाने जा रहा हूं दैट इज जो आपका एल्टीट्यूड है वो कैसे आपके अफेक्ट करता है। एल्टीट्यूड को समझते हैं, एल्टीट्यूड कैसे आपका अफेक्ट करता है किसके ऊपर? आपके क्लाइमेट के ऊपर गाइस। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं एल्टीट्यूड में क्या आता है। एल्टीट्यूड में ये कहने की मतलब ये है कि गाइस मुझे आप एक चीज सिंपल बताओ कि जब आप लोग प्लेन में होते हो,
स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ गर्मी की, क्योंकि आप जम्मू में जब आते हो जून जुलाई के टाइम पर आपको पता है जम्मू में कितनी गर्मी होती है। आप बाहर मोस्टली जो लोग पहाड़ों से आए होते हैं तो उनका यहाँ पर, ये कश्मीर से जो हमारे बच्चे आए होते हैं यहाँ पर स्पेशली, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अरे यहाँ जम्मू में कितनी गर्मी है। एज़ कम्पेयर टू आप लोग जब जितनी हाइट पर चलना स्टार्ट करते तो आप फिर जैसे गर्मियों में समर वेकेशंस के लिए आप कश्मीर चले जाते हो या भद्रवा चले जाते हो, डोडा चले जाते हो, हिल स्टेशन पर आप जाते हो, पत्नीटॉप में बहुत ज्यादा रश होता है, हिमाचल लोग घूमने चले जाते हैं। क्यों? अब यहां पर आपका सवाल आता है क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर वहां का जो वेदर है या जो वहां का जो पहाड़ों पर जाकर जो है ठंडी हवाएं चलती हैं और प्लेन में बहुत गर्मी होती है, यही वजह है। तो मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ते हो, मैं कहता हूं ये पहाड़ है आपका, एंड जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ते हो आपको जो है वो क्या दिखता है, आपको गर्मी जो है वो कम होने लगती है। और आप पहाड़ पर जब पहुंचते हो तो आपको वहां पर देखने को मिलता है कि वहां पर जो मौसम है बड़ा ही सुहाना और बहुत ही प्यारा मौसम होता है एज कंपेयर टू अगर हम बात करें आपके प्लेन्स में। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। या इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोलूं तो आपको मैं बोलूं अगर कि इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में प्लेन्स में जैसे आप दिल्ली चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, बहुत गर्मी होती है। ऑन द अदर हैंड अगर उसी टाइम पर आप कश्मीर आ जाओ समर्स में तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। आप बोलोगे अरे वाह क्या टेम्परेचर है। आप देखते हो कि टूरिस्ट इस सीजन में काफी ज्यादा कश्मीर को पसंद करते हैं। क्यों? यही आज आप इस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हो। तो क्या होता है गाइस, इस चीज को समझते हैं। आपने ग्रेविटी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, आपने ग्रेविटी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। सारा का सारा लॉजिक ग्रेविटी का है। अब मैं साइंस की तरफ आ गया हूं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोलेंगे कि सर ग्रेविटी का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है विंड जो होती है आपकी विंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये सारे का सारा लॉजिक ना इन मॉलिक्यूल्स का है। क्या होता है कि जब हम प्लेन्स में होते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं यहां पर प्लेन्स में जो आपकी ग्रेविटी होती है, ठीक है, जो ग्रेविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो ये ग्रेविटी क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर यहां पर मैं कहता हूं कि ये एक कंपोनेंट में ले लेता हूं, ये मैं कहता हूं ये मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, ये एक आपकी विंड का मॉलिक्यूल है। यहां पर देखिए इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ऐसे होंगे, मॉलिक्यूल्स भी नहीं, ये देखिए ऐसे होंगे, तो ऐसे ऐसे बाकी भी होंगे। तो हवा में जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होने की वजह से क्या होगा, डेंसिटी होने की वजह से ये होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जितने गर्म हो जाएंगे कि ये हीट अप हो जाएंगे, ये गर्मी छोड़ेंगे, इसीलिए ये जो है प्लेन्स में ज्यादा गर्मी करवाएंगे। ऑन द अदर हैंड जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ोगे, जैसे यहां पर मैं लेता हूं ये 200 मीटर है, ये 300 मीटर है, ठीक है, ये 400 मीटर है, ठीक है, और ये 500 मीटर में यहां पे लेके चलता हूं। तो आप देखते हो कि यहां का टेम्परेचर अगर मैं लेता हूं, यहां पर 20 डिग्री है, यहां पर 15 हो जाएगा, ठीक है, यहां पर 10 हो जाएगा, यहां पर आपका 5 हो जाएगा, ऐसे ऐसे टेम्परेचर कम होता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स की वजह से। अब प्लेन्स में क्या होता है, ग्रेविटी ज्यादा होती है, ग्रेविटी इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचती है, और इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचने से क्या होता है गाइस, इन विंड के मॉलिक्यूल्स को जो भी अपनी तरफ खींचती है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है, चिपक एक साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ने से ये क्या कर देते हैं, हीट को ट्रैप कर देते हैं। हीट को ट्रैप करना, और फिर उससे वो क्या करते हैं, गर्मी ज्यादा छोड़ते हैं। और ऑन द अदर हैंड जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ते हो, ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन पे ग्रेविटी जो है वो कम लगना स्टार्ट होती है। पहाड़ों पर ग्रेविटी थोड़ी कम होती है, इसलिए ये पहाड़ पर जब यही मॉलिक्यूल आपको यहां पर दिखाऊं, तो यहां पर ये मॉलिक्यूल कैसे होगा, ऐसे ऐसे खुला। इसके जो वो मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपके ट्रैप मतलब जुड़े नहीं होंगे, बल्कि स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए, ठीक है। तो ये बिखरे होंगे और ये एनर्जी को कम ट्रैप करेंगे, जिसकी वजह से आपके पहाड़ों पर जो हवाएं होंगी वो ठंडी होंगी। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई हो। क्या लॉजिक है इसका, सिंपल सा, कि एयर विंड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से एक अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होकर वो एक दूसरे के साथ क्या करना है, कोलाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा एनर्जी को ट्रैप करते हैं।
इसके एग्जांपल अगर मैं ऐसे भी दे दूं कि अगर आप जब सर्दियों में स्पेशली अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको सर्दी में एक कोयले का पीस दे दूं और उसको जला के दूं तो आप उसको हाथ लगाओगे वो मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर अगर आप कोयले को रख दो एक सिगड़ी में और उसमें ज़्यादा कोयले डालो तो आप देखोगे कि एक कोयला गर्म होगा, फिर वो दूसरे को गर्म करेगा, तीसरे को, तो आपको हीट जो है वो ज़्यादा मिलेगी। तो इधर भी कुछ ऐसा ही लॉजिक है, ये भी आपके छोटे छोटे कोयले हैं। ये कोयले जब जुड़ेंगे ना आपस में तो ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे और यही कोयले जब बिखरे हुए होंगे तो वो कम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, जिससे आपके पहाड़ों पर ठंडी हवाएं चलती हैं। ये इफेक्ट होता है, इसीलिए प्लेन में ज्यादा गर्मी होती है और आपके पहाड़ों पर ठंडा मौसम होता है। अब जो एरिया प्लेन्स में पाया जाएगा उस एरिया का क्लाइमेट या वेदर अलग होगा और जो लोग पहाड़ों पर रहते होंगे वो उनका जो वेदर है वो अलग होगा। तो देखिए पढ़ा ना आपके जो आपका लैटिट्यूड था उसका आपके किसके ऊपर, लैटिट्यूड का आपका, सॉरी लैटिट्यूड कह रहा हूं मैं, एल्टीट्यूड का आपके क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। अब आप बोलोगे जम्मू में जो है गर्मी क्यों ज्यादा होती है और कश्मीर में जो है वो ठंडा मौसम क्यों होता है? आई होप आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे। नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं गाइज, कल आप मुझे इसके बारे में फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ठीक है, ये पढ़ लेना। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि इंडिया में माउंटेन्स हैं जो एवरेज हाइट जिनकी 6000 मीटर है। इंडिया के पास जो है वास्ट कोस्टल एरिया भी है, ठीक है, वास्ट कोस्टल एरिया होने की वजह से यहाँ पर मैक्सिमम एलिवेशन भी है, ठीक है। अगर ये पॉइंट भी आप समझ ले हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आपके किसकी तरफ, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है दैट इज प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ठीक है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम गाइस। अब ये समझना है बहुत जरूरी, प्रेशर और विंड सिस्टम क्या होता है। या मैं आपसे सिंपल पूछूं कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी आप मेरे से पढ़ रहे हो इस टाइम पर, मैं अगर आपसे सिंपल ये चीज पूछूं कि बेटा हवा क्यों चलती है तो आप इसका आंसर क्या दोगे, ठीक है। या जिन बच्चों को कमेंट्स, अगर जो कमेंट में आंसर करना चाहें इसका तो श्योर वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि हवा क्यों चलती है। सोचिए आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका इंटरव्यू नहीं है, लेकिन अगर इंटरव्यू होता और अगर आपसे सिंपल आपके इंटरव्यू लेने वाला है वो अगर आपसे पूछे दैट हवा क्यों चलती है बेटा आप मुझे बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा। तो जिन बच्चों को अभी तक ये चीज पता नहीं है दैट हवा क्यों चलती है तो डोंट वरी गाइस, हम लोग इसको कोशिश करेंगे। ये किसका फॉर्म है भाई, ओके। सो हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे कि हवा क्यों चलती है गाइस, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं हवा क्यों चल रही है। आपको पता है ये क्या है, आपका इंडिया है, ठीक है। मैं इंडिया के पॉइंट से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये इंडिया है, इंडिया के इस तरफ क्या है गाइस, इंडिया के इस तरफ है आपका ओशन, समुंदर है, ठीक है, और इधर वाटर है। ये क्या है, वाटर है, और ये क्या है आपका लैंड है। मैं दो चीजों से आपको विंड को चलाने की प्रक्रिया जो है वो समझाऊंगा, दिन के टाइम और रात के टाइम क्या होता है। अब देखिए गाइस यहां पर आपका सूरज देवता भी है, सूरज जी भी हैं हमारे, ठीक है। सूरज जी तो सुबह निकलते हैं, धूप इतनी डालेंगे आपके लैंड के ऊपर भी पड़ेगी, आपके समुद्र के ऊपर भी पड़ेगी। तो मैं आपको समझाता हूं डे के टाइम पर क्या होगा, जब दिन होगा तो क्या होगा। दिन के टाइम पर गाइस एक चीज याद रखेगा, यहां से हीट निकलेगी और वो हीट लैंड के ऊपर भी पड़ेगी और वही हीट जो है वो समुंदर के ऊपर भी पड़ेगी। अब लैंड की अगर मैं खूबी आपको बताऊं तो लैंड क्या है, हीट अप भी जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। क्या है लैंड का प्रोसेस, क्या है, लैंड गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। ऑन द अदर हैंड मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पानी देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। जैसा आप घरों में करते हो, पानी को उबालने डालते हो तो वो टाइम लगाता है ना गर्म होने में, है ना, गर्म होने में वो कितना टाइम लगा रहा है। फिर जब आप ठंडा होने भी डालते हो तो वो बड़े देरी देरी से ठंडा होता है। रेत का भी पतीले में डालना, देखना रेत 2 मिनट में गर्म होगी और ठंडी भी 2 मिनट में होगी, ठीक है ना। सो यहां से आपके पास एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक है लैंड की कि लैंड गर्म भी जल्दी होगा और वाटर गर्म भी जल्दी होगा, ठंडा भी जल्दी होगा, और देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। ये जल्दी गर्म जल्दी ठंडा। गाइस इस पॉइंट्स को ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं आपको। अब डे के टाइम पर क्या होता है, सूरज के टाइम, दिन जब होता है आपका, तो मैं अगर यहां का टेम्परेचर देखूं, लैंड का टेम्परेचर देखूं तो मैं देखता हूं कि लैंड का टेम्परेचर काफी हाई होता है एज कंपेयर टू वाटर होता है, और इसका जो प्रेशर होगा इसका उल्ट होता है। जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर होता उतना ही कम आपका प्रेशर होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये फिजिक्स पढ़ने वालों को बहुत अच्छे से पता है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर आपका उतना लो हो जाता है, ठीक है। और
ये दिन की मैं बात कर रहा हूं लैंड की, ठीक है, लैंड में ऐसा होता है। अगर मैं पानी की बताऊं तो इधर टेम्परेचर क्या होगा आपका, टेम्परेचर आप बोलोगे कम है एज कंपेयर टू लैंड, और फिर मैं बोलूं कि प्रेशर कैसा है तो आप बोलोगे सर अगर टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो हाई होगा। क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। अब एक बात मेरी याद रखना, वो क्या है, वो ये है कि हमेशा जो विंड चलेगी वो किधर से चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। किधर चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब यहां पर एक आपका जो प्लेस खाली हुआ है, लो प्रेशर जो क्रिएट हो उसको फिल करने के लिए हवा जो है ऐसे चलेगी। सो दिन के टाइम पर क्या होगा, समुंदर से हवाएं जो हैं वो ऐसे लैंड की तरफ चलेंगी, ऐसे समुंदर से हवाएं दिन के टाइम पर समुंदर से हवाएं लैंड की तरफ चलेंगी। इनको हम कहते हैं लैंड, सॉरी इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं आपका कौन सी ब्रीज, आपकी एक मिनट में बताता हूं आपको। ओके चलिए समझते हैं इसको। सो दिन के टाइम पर क्या होगा, आपके समुंदर से हवाएं लैंड की तरफ चलेंगी और इनको हम कहेंगे सी ब्रीज। देखो ये समुंदर से चल रही है ना, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे सी ब्रीज, ठीक है, सी ब्रीज हम इनको कहेंगे। जो समुंदर से आपके लैंड की तरफ चल रही हैं हम उनको जो है क्या कहेंगे, आपकी सी ब्रीज कहेंगे। क्लियर हुआ। तो दिन के टाइम पर हमेशा हवा समुंदर से लैंड की तरफ चलेगी। अब देखो जब समुंदर से ये पानी ले, जब हवाएं चलेंगी तो ये अपने साथ मॉइस्चर भी उठाएंगी। अब मॉइस्चर उठाएंगी तो ये इधर 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 इन एरियाज में देख रहे हो आप, अगर मैं इनको ऐसे ऐसे बांट दूं तो देखो ये कोस्टल एरिया पर इफेक्ट ज्यादा करेंगी। इधर हो सकता है बारिश करवा दें, आगे आगे कम बारिश कम बारिश कम बारिश कम बारिश, सूखी हवाएं सुबह ड्राई एयर ड्राई एयर ड्राई एयर ऐसे निकल जाए। ठीक है। सो देखो कैसे आपका जो प्रेशर है वो आपके क्लाइमेट पर अफेक्ट कर। अब मुझे आप बताओ जो कोस्टल एरिया होगा आपका, ऑब्वियसली कोस्टल एरिया का टेम्परेचर क्लाइमेट और आपके मेरा इधर का क्लाइमेट ले लेता हूं, दिल्ली का क्लाइमेट ले लेता हूं, उसमें ऑब्वियसली फर्क होगा। और इधर पे आपका आंध्र प्रदेश है या इधर पर आपका उड़ीसा है, उड़ीसा का क्लाइमेट और दिल्ली का क्लाइमेट में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्यों? क्योंकि ये कोस्टल एरिया के बिल्कुल पास है। हवाएं जब आएंगी ये मॉइस्चर उठाएंगी, हो सकता है इधर पे मॉइस्चर जो है ह्यूमिडिटी को, हवा की ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू यहां पर बारिश भी हो सकती है, यहां पर उतनी बारिश नहीं होगी। सो दिस इज द फिनोमिना जो डे के टाइम पर होता है। अब इसी फिनोमिना को अगर हम रात के टाइम पर समझे तो क्या होगा, तो रात के टाइम पर गाइस उल्टा लेके चलेंगे। ठीक है, तो इधर पे मैं क्या कहूंगा कि रात के टाइम पर सूरज डूब गया है, मींस टेम्परेचर क्या है, इधर का टेम्परेचर इधर का लो है, प्रेशर इधर का हाई है, प्रेशर इधर का हाई है। इधर पे देखिए समुद्र में तो टेम्परेचर आपका क्या है, टेम्परेचर आपका एज कंपेयर टू लैंड हाई है और आपका प्रेशर जो है वो लो है, प्रेशर जो है वो लो है। ठीक है, मैंने अभी आपको पानी की खूबी बताई। अब दिन के रात के टाइम पर क्या होगा, लैंड से हवाएं इधर की तरफ चलेंगी, ऐसे ऐसे आपकी हवाएं जो है वो चलेंगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपका एरिया का जो है वो क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ेगा। इनको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। तो कभी कभी सवाल आता भी है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में क्या फर्क होता है, या पूछा जाएगा कि जो हवाएं लैंड से सी की तरफ चल रही हैं उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, क्योंकि ये क्वेश्चन ना पूछे भी गए हैं। तो ये आपको बेसिकली तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए लैंड ब्रीज क्या है एंड सी ब्रीज क्या है गाइस। क्लियर है। एंड ये है आपका प्रेशर सिस्टम। ये प्रेशर, इस प्रेशर से कैसे आपके एरियाज का क्लाइमेट जो है अफेक्टेड करता है ये आपको पता हो चल चुका होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। इसको नहीं समझ आ रही है कोई बात नहीं, कल से फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब इसी फॉर्म में देखो मैंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा दिया ये चीज। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एरिया का क्लाइमेट ऐसे स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैंने आपको एक चीज पहले अभी समझा दी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से क्या हुआ कि जो समुद्र के पास जो देश होगा, या मान लो कि मैं कहता हूं कि ये आपका वर्ल्ड है।
ठीक है। और ये पूरा का पूरा समुद्र ऐसे ऐसे आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो बने हुए हैं, है ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं आपका, ऐसे करके। तो देखिए ये समुद्र के जो कोस्टल एरियाज होंगे, यहाँ पर कोस्टल एरिया जो होंगे, इधर का क्लाइमेट और इधर के क्लाइमेट में फर्क होगा, हो सकता है। अब यहाँ से हवाएं जैसे जैसे चलेंगी वो मॉइस्चर बारिश भी करवाएंगी, इधर पे ज्यादा बारिश होगी आपके इधर एज कंपेयर टू इधर पे कम बारिश होगी, बिकॉज यहाँ तक हवाएं सारा पानी गिरा देती हैं, ठीक है। मॉइस्चराइज जो है उनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो सारा गिर गया होता है और इन एरियाज में बारिश जो है वो कम होती है। सो ये एक डिफरेंस होता है आपके क्लाइमेट में, किसकी वजह से, आपके प्रेशर विंड्स की वजह से, ठीक है ना। और यही एरिया, यही कोस्टल एरियाज की भी ये बात जो है वो कर रहा है, ठीक है ना, जो हमने डिस्टेंस फ्रॉम द सी पढ़ा। अब होता है ओशनिक करंट्स क्या होता है और रिलीफ फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। ओशनिक करंट्स में क्या आएगा गाइस, चलिए ओशन करंट्स को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओशन करंट्स क्या होता है? ओशन करंट्स बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं, आप ये मत सोचना कि पानी के अंदर कोई करंट है या कुछ भी है। अब देखो मैं ये कहता हूं आपका ये इक्वेटर है, ये क्या है, ये एक अर्थ है आपकी, एंड दिस वन इज योर इक्वेटर। मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है और यही इक्वेटर आपका खाली लैंड से नहीं निकलता है बल्कि आपके सी से भी गुजरते हुए निकलेगा। अब जब सूरज इधर होगा, ठीक है, सूरज जब गर्मी छोड़ेगा, सूरज की गर्मी जब इक्वेटर पर पड़ेगी तो लैंड भी गर्म होगी और प्लस आपका सी भी गर्म होगा, ठीक है। यहां पर पोल्स हैं, यहां पर पोल्स हैं आपके, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है आपका, एंड ये साउथ पोल है, ठीक है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपकी इक्वेटर है वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। इक्वेटर पर गर्मी ज्यादा है, मतलब इधर पे जो पानी होगा वो एज कंपेयर टू इस पानी के ये पानी भी गर्म होगा। तो इधर पे कौन सा होगा गाइस आपका, इधर पे आपका होगा हॉट करंट। क्या होगा, हॉट करंट होगा। यहां पर आपका हॉट करंट है और यहां पर पानी ठंडा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कोल्ड करंट होगा यहां पर, ठीक है। ये आप पढ़ोगे इसके बारे में भी, ठीक है, हॉट करंट और कोल्ड करंट। तो जब अगर आपको कोई पूछे कि इक्वेटर से जब पानी किसकी तरफ जा रहा है, आपका जा रहा है पोल्स की तरफ, तो कौन सा करंट है, आप बोलोगे सर इक्वेटर पर पानी गर्म है इसलिए पानी इक्वेटर की तरफ इधर जा रहा है, इधर ठंडा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हॉट करंट जो है वो जा रहा है। अगर मैं पूछूं आपसे पोल से पानी इक्वेटर की तरफ आ रहा है, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, आप बोलोगे सर नॉर्थ पोल पर जो है वो जो आपका नॉर्थ पोल पर ठंडा पानी है और ठंडा पानी तो इक्वेटर की तरफ आ रहा है और ये क्या हो रहा है, आपका कोल्ड करंट शिफ्ट हो रही है। इसका भी कहीं ना कहीं आपके क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ता है। अब देखो जिधर जिधर आपका हॉट करंट जाएगा, ऑब्वियसली अगर वहां पर ऑलरेडी गर्मी है और गर्म पानी जा रहा है, ऑब्वियसली वहां पर बारिश होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए जो ये हॉट करंट, ये करंट्स जो होते हैं, ये आपके जो एरियाज की जो कंडीशंस होती हैं, वेदरिक कंडीशन जो होती हैं, उन पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। जैसे आप इंडिया में पढ़ोगे, अब इंडिया का देखेंगे कि इंडिया के कहां से इक्वेटर जाती है और ये हॉट करंट कैसे हमारा शिफ्ट होता है इंडिया की तरफ और ये कैसे बारिश करवाता है इंडिया में, ये हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ मेरा मेन मकसद है आपको समझाना दैट व्हाट डू यू मीन बाय द ओशनिक करंट्स। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ओशनिक करंट्स। क्लियर हुआ गाइज ये चीज, ठीक है, समझिए इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर क्या होता है, किसी भी एरिया का जो फीचर होता है, रिलीफ है ना, लैंड का, आप देखते हो लैंड के फीचर को, तो इसको हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे रिलीफ फीचर को। अब रिलीफ फीचर में आ रहा है, आप देखते हो कि कहीं पर डेजर्ट है तो कहीं पर आप देखते हो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहीं पर आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा हरियाली है, कहीं पर बहुत ज़्यादा आपके जो है डेजर्ट भी फॉर्मेट होते हैं। ये कहीं पर डेजर्ट है तो कहीं पर जो है हरियाली क्यों होती है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि देखो अगर हम कहते हैं कि किसी भी एरिया, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ऐसे कुछ आप देखते हो, इंडिया का बॉर्डर है ना, ऐसे करके इधर 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 ऐसे है, ठीक है। अब इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया के नॉर्थ में आपको माउंटेन्स मिलेंगे, ठीक है। इंडिया के नॉर्थ में क्या है, आपको माउंटेन्स मिलेंगे, इधर पे ऐसे हैं, इधर ऐसे हैं, तो ये पूरी फनल शेप बना देते हैं। अब इंडिया में देखिए बारिश कहां पर होगी, अगर यहां से जो क्लाउड आपका उठता है, अगर क्लाउड यहां पर चला जाए, यहां फंस जाएगा, फंसने के बाद ये यहां पर बारिश करवाएगा, इधर बारिश करवाएगा, इधर बारिश करवाएगा, इधर भी, तो कहीं ना कहीं आपके माउंटेन्स जो हैं वो बहुत, जिस एरिया में माउंटेन्स ज्यादा होते हैं उन माउंटेन्स की वजह से क्या होता है गाइस, माउंटेन होने की वजह से वहां पर बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि माउंटेन
माउंटेन जो है वो एक बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। एंड ये माउंटेन जो है उस एरिया को ग्रीन करने में भी कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो मान लो, अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ कि रिलीफ फीचर कैसा होगा किसे था, है ना। ये देखिए, ये आपका पहाड़ है, ठीक है, ये आपका पहाड़ है, सोचिए ये माउंटेन है आपका। एंड गाइज यहां से आपकी विंड जो है वो ब्लो कर रही है, ये हाई प्रेशर विंड है और इसको कहां जाना है, लो प्रेशर एरिया में जाना है, लो प्रेशर एरिया में इसको जाना है। ये हाई प्रेशर जो है, ये यहां पर हाई प्रेशर जो है वो एरिया है, हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर एरिया में जाएगी विंड, ठीक है। अब इसको यहां जाना है, अब हवा यहां से आ रही है, ठीक है, लेकिन यहां पर आते आते क्या हो जाएगा, यहां पर आते हुए इसको टकरा जाएगी, टकराने की वजह से हवा यहां से ऊपर उठेगी आपकी। जैसे जैसे हवा ऊपर उठेगी, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, बादल बन जाएंगे। एंड बादल आपके क्या कर देंगे, उस जो है बादल ठंडे हो जाएंगे और बादल जो है वो सारा पानी गिरा देगा। एंड यहां पर होगी आपकी बारिश, क्या होगी, बारिश। और इस एरिया में पूरी की पूरी बारिश पड़ेगी और ये एरिया जो होगा वो थोड़ा ग्रीन होगा, ग्रीनिश इन होगा ज्यादा एज कंपेयर टू दिस एरिया, क्योंकि यहां पर बारिश कभी जा ही नहीं पाई। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेन शैडो एरिया। इसको हम क्या कहते हैं, रेन शैडो एरिया, ठीक है, क्योंकि यहां पर बारिश हो ही नहीं पाई। यहां पर जहां कहीं बारिश यहां होनी चाहिए थी, लेकिन ये बारिश यहां हो गई क्योंकि ये पहाड़ था और इस पे जाकर इधर जो है बादल चढ़ गया ऊपर और ठंडा हो गया और सारी बारिश इसको, इस रेन को हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेन, ओरोग्राफिक रेन कहते हैं हम इसको, ठीक है। एंड ओरोग्राफिक रेन जो है वो कॉज होता है, ये रेन शैडो एरिया जो है ये कोई डेजर्ट भी बन सकता है, ठीक है, ये डेजर्ट भी बन सकता है, ठीक है, ये डेजर्ट भी बन सकता है। तो देखो एक तरफ ग्रीनरी हो गई और एक तरफ आपका क्या हो गया, आपका डेजर्ट बन गया। तो ये है रिलीफ फीचर, किसी एरिया का रिलीफ फीचर भी आपके क्लाइमेट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं इसको आपको इंडिया कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं तो देखो इंडिया में आपको पता है दैट इंडिया में आपको यहां पर देखिए ऐसे 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 स्टेट से हमारी, ठीक है, ऐसे ऐसे इधर जा रहा है, देन इधर पे ऐसे ऐसे राजस्थान वाला एरिया आ गया, ठीक है। अब जब मॉनसून इंडिया में आता है ऐसे करके आता है, ऐसे करके आता है, ऐसे करके आता है, ठीक है, ऐसे हवाएं इंडिया में एंटर कर रही है, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। अब यहां से हवाएं आएंगी, मैंने आपको कहा कि इंडिया के इधर नॉर्थ में क्या है, माउंटेन्स है, और ये माउंटेन्स ऐसे करके हैं, ठीक है, ऐसे 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 करके हैं। देखिए अब यहां से हवाएं आती हैं और यहां पे जाएंगी, यहां से हवाएं पार नहीं हो पाती हैं, वो ट्रैप हो जाती हैं। इसीलिए तो आपके जो मेघालय है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्यों, क्योंकि वहां पर बादल आगे जा नहीं पाता है, बादल फंस जाता है, फंसने की वजह से वो जो है सारा का सारा पानी यहां गिरा देता है। तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है आपकी, तो आपके माउंटेन्स आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड में अगर यहां पर बात करूं, अरावली रेंजेस हैं, अरावली रेंजेस जो है हमारी, उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब देखो यहां से हवाएं आएंगी और वो इसको सीधा पार कर जाएंगी, इसके साथ टकराएंगी नहीं। अगर ये होता ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ये होता ऐसे, अगर मैं इसको कहता अरावली रेंजेस अगर आपकी ऐसे होती तो ये सीधा टकराता ना उनसे, तो ये सारा का सारा पानी इधर गिरा देता। लेकिन अरावली की जो अरावली रेंज है उसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कह दो, तो पानी आता है सीधा निकल जाता है, इधर बारिश नहीं होती, इसलिए ये एरिया जो है हमारा डेजर्ट बन चुका है। और यहाँ समुद्र भी किसी टाइम पे था, वो सूख गया है। बट अरावली रेंजेस अगर हमारी ऐसी होती तो हमारे जो है राजस्थान जैसे एरिया में भी जो है वो आपका फॉरेस्ट वगैरह एरिया काफी हाई उसमें होता। लेकिन गाइज यहां पर उल्टा है, यहां पर अरावली रेंजेस ऐसे हैं, ऐसे होने की वजह से हवाएं आती हैं, उसके आर पार में निकल जाती है। मान लो कि ये ऐसे है तो हवाएं आएंगी, तो ये देखिए ये मेरी उंगलियां हैं हवा, तो ये ऐसे निकल जाएगी। अगर ये ऐसे होता तो हवा आती, इसको टकराती, सारा बारिश यहीं गिरा देती। ये ऐसे है, ये आती है, इसके सामने थोड़ी थोड़ी बारिश यहां पर हो जाती है। तो यहां पर देखिए क्यों ज्यादा बारिश हो रही है, यहां पर क्यों कम बारिश हो रही है, इसका आप मतलब माउंटेन से फायदा जो है आप इसको समझ सकते हो। ये है आपका जो रिलीफ होती है, जो आपके रीफ फीचर्स होते हैं, आपके लैंड पर पहाड़ अगर ज्यादा है, प्लेन ज्यादा है, जो भी आपके एरिया है वो कैसे आपके एरिया पे अफेक्ट करते हैं। आई होप गाइज कि आपको ये चीजें समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। आपको मेरा मेन मकसद था आज सिर्फ इन चीजों को समझाना, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने प्रेशर विंड्स का समझाया हुआ है, जैसे इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न वेस्टर्ली विंड्स के साथ, दीज विंड्स ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। अब ये आपका ना इंडिया का है, तो इसलिए मैं इसको आपको
कोशिश करूंगा अगली क्लास में समझाने की कि इंडिया में अब इन फीचर्स का क्या इफेक्ट पड़ा। देखो आपने समझा क्या क्या, आपने समझा कि लैटिट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपने समझा बाकी चीजों का आपके क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इनको पहले समझ लो एक बार, ये समझ आ गई ना आपको तो क्लाइमेट आपका हो गया। अब मैं इंडिया में आपको बोलूं कि इंडिया में बताओ पहाड़ों पर ज्यादा ठंड क्यों है एज कंपेयर टू, तो आप बोलोगे सर पहाड़ों पर ग्रेविटी का जो आपने कंसेप्ट समझा है वो है। मैं बोलूंगा प्लेन्स में गर्मी इसलिए होती, अच्छा कोस्टल एरिया इतने में ज्यादा बारिश क्यों होती है, बाकी एरियाज में कम क्यों होता है, आप बोलोगे सर कोस्टल एरिया इसलिए बिकॉज लैंड जो आपको मैंने प्रेशर बेल्ट्स का बताया वो भी आप बता सकते हो वहां पर, है ना, कोस्टल एरिया का आप दूसरी भी चीजें बता सकते हो। तो ये पॉइंट्स को समझाकर भी आप इंडिया क्लाइमेट को समझ सकते हो, या अगर आप अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपको समझ नहीं आ रहा है तो आई होप सो कि आज का वीडियो लेक्चर देखकर आपको समझ आ चुका होगा गाइस, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही करेंगे बिकॉज क्लाइमेट मैं नहीं चाहता हूं कि आपको ऐसे ही निकले, बिकॉज बैकबोन ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है आपका मॉनसून, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इसको समझ रहे हैं घबराने की कोई बात नहीं गाइस, आप एक बार इसको समझ लो, नहीं समझ आता है तो कल जब लाइव क्लास होगी तो आप कल मुझे इसके बारे में पूछ सकते हो, मैं वहां फिर से कोशिश करूंगा इस चीज को पढ़ाने की। साथ ही साथ गाइस मैं आपको एक और जाते जाते एक अनाउंसमेंट भी कर दूं कि हमारा बैच 2 जो है वो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है एंड बच्चे जो है उसमें रेगुलरली एडमिशन के लिए कॉल कर रहे हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आए हमारे साथ ज्वाइन करें, फ्री डेमो लें, 3 दिन का फ्री डेमो भी रखा है हमने, आप आए आप डेमो लें वहां पर, आप देखें आपको क्लास पसंद आती है तो आप कंटिन्यू करें, ठीक है ना। सो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस को रजिस्टर करने के लिए आपको हमारे जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करना है शुभम सर के साथ, ताकि आपकी सीट जो है वो रिजर्व हो जाए, ठीक है, एंड आपकी प्रिपरेशन जो है वो चलती रहे। साथ ही साथ मैं आज बहुत सारे बच्चों से मिला एंड उन बच्चों से मैंने मिलने के बाद देखा कि वो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, पता नहीं है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है एंड दूसरों की बातों में भी आ रहे हैं। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि किसी की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो, मैं कोई चैंपियन नहीं हूं जो आपको, या मैं आपको आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन जो आपको गाइड करेगा। हो सकता है आपको गाइड करने वाला कोई दूसरा पर्सन भी सही हो, लेकिन एटलीस्ट मैं सिर्फ इतना बोल सकूंगा कि सुनो सबकी, करो मन की, अपने आप से। अब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपके लिए क्या सही क्या गलत आपको जो है समझना चाहिए। हर एक इंसान जो है खुद को परफेक्ट मानता है, आप भी अपने आप को वही जो है फिनोमिना के साथ चलाइए कि आई एम द परफेक्ट, ठीक है। हाँ, लर्निंग बिहेवियर आपका होना चाहिए, सीखने के लिए हम छोटे बच्चे से लेकर एक 50 साल 60 साल के बुजुर्ग से भी सीखते हैं। सो हर एक लाइफ जो है आपको हर कदम पर कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी आपको सीख रहा हूं कि मैं किस तरीके से बच्चों से डील कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अलग अलग टाइप्स के बच्चे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कमेंट्स करेंगे कि अरे क्या पढ़ाया ऐसा है बेवकूफ, है ना, जिनका लेवल थोड़ा हाई होगा, जिनके कंसेप्ट थोड़े क्लियर होंगे, या जिनका होल्ड ज्योग्राफी में अच्छा होगा, ठीक है ना। वहीं पर एक बच्चा ऐसा है जिसने ज्योग्राफी कुछ भी नहीं पढ़ी है, जिसने आज ये वीडियो देखी होगी, वो बोल रहा होगा अरे मेरे तो आज इतना कुछ सीख लिया। सो मेरी जो अप्रोच होती है वो हमेशा एक बैलेंसिंग होगी, सब बच्चों के लिए इक्वल होगी। मेरे लिए जो 0 लेवल पर है वो भी सेम है और जिसने हाई लेवल का पढ़ा है वो भी सेम है। सो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, जी तोड़ से मेहनत कीजिए इस एग्जाम की। ये एग्जाम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का है, इस मौके को गवाइएगा मत। अपने राइट और रॉन्ग का डिसीजन खुद लीजिए, ऐसा ना होना पड़े कि कल को आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है आप रिग्रेट लेके बैठ जाओ कि भाई मैं कर सकता था, मैं इस उधर गया होता तो मैं अगर मैंने उस चीज़ से पढ़ा होता तो मेरा हो जाता, मैंने इससे पढ़ा होता तो मेरा हो जाता। सो इस चीज़ के लिए आप अपने आप को रिग्रेट मत रखिएगा। यही मेरी आपको आज के जो है वर्ड्स ऑफ द डे हैं। सो गाइज आई होप कि आज की वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया हो एंड गाइज आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे पसंद आया। बाकी वीडियो को शेयर करना मत भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर मॉरल सपोर्ट गाइज, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो एंड मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके कि मेरे से जितना हो सके मैं आपको आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए जो है वो तैयार करूं। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल लाइव सेशन होगा वीडियो का एंड कल आपके जितने भी डाउट्स इस टॉपिक से होंगे वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर अप करने की कोशिश करूंगा। सो गाइज मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें, जो है सेहतयाब रहें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विद JK Exam Cracker एंड गुड नाइट गाइज।